क्वेश्चन नंबर 106, टोनी रिक्वायरमेंट ए यूके रेजिडेंस छोड़ दी। रिक्वायरमेंट बी, बताओ कि टोनी जो है वो एम्प्लॉय है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हमने हैंडआउट का सहारा लिया। ये एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट हैं। कोई दूसरा आपको कंट्रोल करे, काम करना आपकी मजबूरी हो, खुद काम करना पड़े, एसेट आपका ना एम्प्लॉयर का हो, यूनिफॉर्म हो, आपको सैलरी मिले, आपका जॉब टाइटल हो, तो आप एम्प्लॉय होते हैं। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब टोनी बाजी का सिनेरियो हम पढ़ते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि शी इज मीटिंग द HMRC मल्टीपल टेस्ट एज अ एम्प्लॉई और नॉट। और 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। 4 फैक्टर्स हम लिख देंगे। जो अभी लिस्ट देखी उसमें इतने सारे हैं, आप 4 कोई से भी लिख सकते हैं। सी पार्ट है कि भाई अज्यूम करो कि ये एम्प्लॉई है, आप जो है वो टैक्सेबल इनकम निकाल के दीजिए फॉर 11 मार्क्स। ओके, टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। हम पहला पैराग्राफ मिस करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये यूके रेजिडेंसी का है और हमने अभी यूके रेजिडेंसी सॉल्व नहीं करनी। हमने अभी इनकम टैक्स पे फोकस किया हुआ है। पहला, टोनी बाजी टैक्स से 23-24 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट को पहले हमने ले लिया और हम अभी पहले सॉल्व करेंगे किसको, एम्प्लॉयमेंट को फॉर टोनी। इसके बाद अगला हेडिंग देखेंगे, प्रॉपर्टी का होगा, उसको सॉल्व करेंगे। फिर बाकी चीजों को एक एक करके देखते जाएंगे और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। टोनी, नोट्स को पढ़ना है। टोनी हु इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, एक्सेप्टेड 1 year कॉन्ट्रैक्ट टू मेंटेन द वेबसाइट फॉर ड्रॉइड। ठीक हो गया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस लग रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने वो थ्योरी वाला भी कवर कर लेना है साथ ही साथ। इसके बाद एम्प्लॉय के तौर पे वो कंपनी उसको ट्रीट करेगी। यहाँ से भी इसका एम्प्लॉय होना लग रहा है। इसका टैक्स वगैरह पे एज यू अर्न यानी एम्प्लॉयज की तरह ही काटा जाएगा, एम्प्लॉय होना लग रहा है। और उसको लगता है टोनी को कि नहीं नहीं, मैं तो घर से काम करती हूँ इसलिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो हम टोनी बाजी को बताएंगे, बेटा यू आर अंडर द कंट्रोल। अपना काम आपको खुद करना है। अपना काम आपको खुद करना है। किसी और को आप काम डेलीगेट नहीं कर सकते, खुद काम करना है। कंपनी आपको एम्प्लॉय ट्रीट कर रही है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, आपकी सैलरी का जो टैक्स है वो पे एज यू अर्न के तौर पे डिडक्ट हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैंडआउट में लिखे हुए हैं उनसे मैच हो रहे हैं कि शी इज एन एम्प्लॉई। ये लिख देंगे, 2 मार्क मिल जाएंगे। अब हम एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम निकाल लेते हैं। क्या कहता है नोट 1 में, पूरा टैक्स ईयर, पूरा टैक्स ईयर अप्रैल टू अप्रैल टोनी बाजी ने काम किया है, मेहनती बाजी है बेचारी। अल्लाह अकबर। एनुअल सैलरी आ जाएगी, पूरे साल की आ जाएगी, पूरा साल काम किया है। 6200, 6200 PM यानी पर मंथ है, तो साल का कितना हो गया, आई गेस 74,400। 4,400। इसके बाद ये जो आगे लिखा हुआ है ना कि नॉट परमिटेड टू डेलीगेट द वर्क, हैव टू डू द वर्क, ये तो हमारे पास उस थ्योरी 2 मार्क्स की थ्योरी के लिए हो गया खत्म। नंबर 2, टोनी वर्क फ्रॉम होम करेगी, सिर्फ मीटिंग्स के लिए ऑफिस आएगी। सिर्फ किसके लिए ऑफिस आएगी, मीटिंग्स के लिए ऑफिस आएगी और अपनी गाड़ी चला के आएगी। अपनी गाड़ी रिवो निकालो और ऑफिस के काम से चले जाओ, तो ये होता है माइलेज अलाउंस। और कंपनी की गाड़ी मिले तो वो होता है कार बेनिफिट। एम आई रॉन्ग और राइट? Right. राइट देन। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं सर घर से काम कर रही है, हाउस होल्ड अलाउंस वाला अप्लाई क्यों नहीं हुआ? तो मैं कहता हूँ बेटा कहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ने हाउस होल्ड अलाउंस दिया है, वो 6 पाउंड पर वीक वाली एग्जेम्पशन क्यों अप्लाई नहीं की? तो बेटा हाउस होल्ड अलाउंस मिलेगा तो एग्जेम्पशन अप्लाई करेगा ना। अगर अलाउंस ही नहीं मिल रहा तो केडी एग्जेम्पशन, काहे की एग्जेम्पशन ज्यादा क्यों सोचते हो? अलाउंस मिले तो एग्जेम्प्ट करोगे, या हाउस ही नहीं मिला है हाउस होल्ड का, तो एग्जेम्पशन केड़ी, कौन सी एग्जेम्पशन? ठीक हो गया। फिर अपनी गाड़ी चलाई है, अपनी गाड़ी चलाते हैं, वर्किंग करते हैं माइलेज अलाउंस की। सेठ ने कितना पैसा दिया है, पेड बाय एम्प्लॉयर 2300 माइल्स के लिए
0.60. आंसर इज 1380. हाँ 1380. 13. 80. ओके 1380. स्टेट मिलना कितना चाहिए था? तो सर 10,000 तक अगर चलाते हैं ना, तो कानून क्या है, कितना मिलना चाहिए? 0. 45 अप टू 10,000 0.45, एक्सेस के ऊपर 0.25, हमने कल पढ़ा था ये। क्या आंसर है? 1035. आंसर प्लस में आ रहा है तो इट्स अ बेनिफिट, आंसर माइनस में आए तो इट्स एन अलाउड एक्सपेंस। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? राइट। 345 प्लस में आया तो ऐसा बेनिफिट ऐड हो गया। फिर नंबर 3, अपनी जेब से कोई एसेट खर्च किया है कंपनी के लिए। अल्लाह अकबर। अपना पॉकेट, यानी एक्सपेंस नंबर 5, एसेट लीज, लीज ऑफ कंप्यूटर, ऑफिस के लिए है, 100% बिजनेस है। ऑफिस के लिए अगर एम्प्लॉय कुछ भी खर्च करता है तो वो अलाउड एक्सपेंस नंबर 5 होता है। टोटल 5 एक्सपेंस है, माइलेज अलाउंस, ऑक्यूपेशनल पेंशन, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन, पेरोल गिविंग्स, और पांचवा था ऑफिस के लिए कोई भी एसेट खरीदना या उसका रेंटल। ऑफिस के लिए इसने कंप्यूटर लीज पे लिया यानी किस्तों पे लिया, 180 पर मंथ इंस्टॉलमेंट दे रही है। ऑफिस के लिए है ना 100%, तो ऑफिस के लिए। एंड एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप कोई भी एसेट खरीदो या उसकी लीजेस पे करो तो इट्स अ अलाउड एक्सपेंस। 1 मंथ का 180 है तो साल का हो गया कितना? 160. तो इसकी इम्प्लीकेशन में डायरेक्ट किट से कराऊंगा, नाम मैंने लिखा था। बाकी के तो सारे क्वेश्चंस आ गए थे, इसका क्वेश्चन नहीं आया था तो इसका क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। एंड वी गॉट एम्प्लॉयमेंट इनकम कम हाउ मच, कितनी? 72,585. 72,585। एनी डाउट्स? No, sir. एम्प्लॉयमेंट इनकम कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करना है। और मैं अब जी. का सेक्शन पेस्ट करूंगा इसी क्वेश्चन में। इस बाजी, ये बाजी भी जो है वो पिंड दी चौधरी, यानी लैंडलॉर्ड भी है, एम्प्लॉय भी है, लैंडलॉर्ड भी है। इतना पैसा आता कहाँ से इन लोग, बस जॉब भी कर रहे होते हैं, लैंडलॉर्ड भी होते हैं। अल्लाह अकबर। क्या ये रियलिटी है? नहीं नहीं, यूके में तो इतना टैक्स है, रियलिटी कहाँ से होगी। बस ये हमारे लिए इतना अजीब सा क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर कि आओ करके दिखाओ। ये प्रॉपर्टी का पॉइंट अब आपके सामने है, ठीक है। ये कॉपी हो जाए एम्प्लॉयमेंट तो बताइएगा, प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। जी. प्रॉपर्टी इनकम है टोनी बाजी, फ्री होल्ड हाउस जिसको किराए पे देती हैं, नॉट अ फर्निश हॉलीडे, फर्निश हॉलीडे नहीं है, अच्छी बात है, ओके फाइन। तो कितना रेंट रिसीव हुआ है? एनुअल रेंट रिसिप्ट ही तो लेते हैं, और एनुअल रेंट रिसीव्ड इज 100,080, कहानी खलास, सिंपल एंड इजी। फिर क्या है? मॉर्गेज इंटरेस्ट, क्या करूं? क्या रूल है इसका? Paying mortgage interest of याद करें, मॉर्गेज इंटरेस्ट है mortgage. इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू Mm, एक्वायर प्रॉपर्टी से रूल था माइनस mm, नहीं करते थे, जीरो लिखते थे, जीरो लिखने के मार्क्स मिलेंगे। वाओ, छोटी छोटी बातें याद हो तो पेपर आसान है, याद ना हो तो पेपर से बड़ा घुमा हुआ पेपर कोई नहीं है। लोन ऑन इंटरेस्ट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ मॉर्गेज इंटरेस्ट, जो माइनस करना मना था, जीरो लिखते थे। और इसका रिलीफ होता था 20% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट, जहां पे चाइल्ड बेनिफिट, मैरिज अलाउंस होता है, वहीं पे इसका 20% रिलीफ हम माइनस करते थे। राइट और रॉन्ग?
याद आया ना? गुड। जी जी। के बाद है नोट नंबर 3। टोनी ने एक वॉशर ड्रायर खरीदा है, 640 उसकी प्राइस है। ये एक रिप्लेसमेंट ऑफ पुरानी मशीन है, ठीक है, विद नील प्रोसीड। सिमिलर वॉशिंग मशीन जो थी वो इतने की थी। तो रिप्लेसमेंट, एक एसेट दे के दूसरा ले लो तो ये रिप्लेसमेंट होती है ना, रिप्लेसमेंट हम्म। एसेट हमने बोला था, राइट? रिप्लेसमेंट जी। ऑफ एसेट, क्या फार्मूला था? स्क्रैप वैल्यू माइनस होती थी किस में से, परचेज प्राइस में से कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से? तो सर आपने बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना और स्क्रैप वैल्यू लेना, परचेज प्राइस तो बोला ही नहीं था। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 380, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ली, स्क्रैप वैल्यू इज निल, नहीं है स्क्रैप वैल्यू तो जीरो माइनस किया। परचेज प्राइस का कोई काम नहीं होता, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का काम होता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, आ गया आंसर, कहानी खत्म। फिर क्या खरीदा? डिशवॉशर, जो कि पहले से नहीं था, यानी नया एसेट खरीदा है। पहले एसेट मौजूद नहीं था, यानी इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट्स सिंपल कैपिटल एक्सपेंस, और कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। फिर नोट 5, अदर्स ऑल अलाउड। अदर एक्सपेंसेस खुद ने लिखा है, ऑल आर अलाउड, तो हम अच्छे बच्चे हैं। एग्जामिनर ने बोल दिया अलाउ है, तो हम उससे बहसबाजी होशियारी नहीं करते, माइनस कर देते हैं। और फिर टोनी को सुकून नहीं आया, ये प्रॉपर्टी हाउस था ना, इसने फिर एक कमरा भी, फर्निश रूम भी रेंट आउट किया है, ये हाउस था। तो चलो हाउस का टोटल कर लेते हैं, हाउस का आंसर आ गया। फिर क्या है? फर्निश्ड रूम भी है, तो फर्निश्ड रूम भी निकालेंगे, लेकिन आप मुझे ये ऊपर वाला आंसर बताएं पहले। इसका है 8600। 8600 आया है, चेक कर लिया, ठीक है। अगर ये फर्निश्ड रूम ना होता, जस्ट रूम होता, तो कैसे होता? लाइक एक ही वर्किंग होती, रेंट और वो माइनस हो जाता। लेकिन फर्निश्ड रूम होने से क्या फायदा, क्या क्या होता है नया काम? सर सॉरी, आंसर ऊपर 8600 नहीं, 8590 है। 8500। 590। ओके फाइन। अगर ये रूम सादा रूम होता, जस्ट रूम होता, तो मैं नॉर्मल वर्किंग करता कि एनुअल रेंट रिसिप्ट और अलाउड एक्सपेंस माइनस कर देता, जैसे कि हम करते हैं। कितने का रूम है भाई? किराया कितना मिला है? 8580। अलाउड एक्सपेंस कितने हैं? 870। कहानी खत्म, ये आंसर आ गया। कितना आया? 858 is 7710। 7710 मेरा आंसर होता फाइनल, जैसे कि हम्म। जो फाइनल आंसर है। अगर ये जस्ट रूम होता, अनफर्निश्ड रूम होता, तो ये 7710 ही मेरा आंसर होता। कौन सा है? ये फर्निश्ड रूम है। तो फर्निश्ड रूम होता है तो फिर क्या होता है? फर्निश्ड रूम को 7500 की क्या मिलती है? एग्जेम्पशन, यानी एनुअल रेंट रिसिप्ट। हम अलाउड एक्सपेंस को भूल जाएंगे और एग्जेम्पशन लेंगे। कितनी एग्जेम्पशन थी? 7500। और आंसर कितना आया? ये आएगा 1080। और इन दोनों में से क्या लेना होता है? मोस्ट फेवरेबल, लिखा हुआ भी है इसने, मोस्ट फेवरेबल। हमें याद भी है कि मोस्ट फेवरेबल हम लोअर ऑफ ही लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम में हर जगह तकरीबन हायर ऑफ, हायर ऑफ, हायर ऑफ है, एक्सेप्ट बेनिफिशियल लोन के। और प्रॉपर्टी में, फर्निश रूम में भी लोअर ऑफ है। तो अब आपके पास प्रॉपर्टी इनकम आ गई। नेट प्रॉपर्टी इनकम कितनी आई? 8590 प्लस 1080। कहानी खत्म। कितनी आ गई? 9670। हमने ऊपर एम्प्लॉयमेंट इनकम निकाल ली, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी इनकम भी निकाल लिया है। मेरी तकलीफ नो सर। नोट कर लीजिए। रिक्वायरमेंट है टैक्सेबल इनकम।
और अब इस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ और रहता है, ये आ गया अदर इनकम का पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं। पहले नोट 2 देखते हैं। नोट 2 प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स क्या करते हैं इसका, NSNI सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या करते हैं इसका, तो सर ये दोनों आपने बताया है, वो NSNI सर्टिफिकेट्स हो या NSNI के सेविंग सर्टिफिकेट हो या प्रीमियम बॉन्ड हो, दोनों क्या होते हैं, हमेशा एग्जेम्प्ट होते हैं, हमें ये एग्जेम्प्ट लिखना है। नोट 1 क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स। सर गिल्ड से इंटरेस्ट हो तो ये टैक्सेबल होता है, क्या होता है, टैक्सेबल होता है। कैसे निकालते हैं सर अभी देखते हैं। जुलाई को बॉन्ड इशू हुआ और नवंबर में हमने बेच दिया, कितने महीने रखा अपने पास, September, November, 5, 5 मंथ्स रखा। इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 3%. और बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता है, हमेशा ये याद रखना। गिल्ड्स का इंटरेस्ट उसकी सेलिंग प्राइस पे नहीं, उसकी इनहेरिटेंस कॉस्ट पे नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं, उस ओरिजिनल वैल्यू जो कि नॉमिनल वैल्यू होगी, हमेशा गिवन होगी टैक्स के अंदर, उस पे लगेगा, जो कि कितनी है, 100,000 आया। ये एग्जाम लिखोगे पेपर में, इसके मार्क मिलेंगे, 1250 निकालोगे मार्क मिलेंगे। अब हम आते हैं, टैक्सेबल इनकम इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन ना, पूरा कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम कितनी थी, एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, एम्प्लॉयमेंट कहाँ गई, 72585, ये हमने 72585 की वर्किंग की थी। प्रॉपर्टी इनकम की भी वर्किंग की थी, कितनी आई थी, 9670। जी. फिर हराम इंटरेस्ट फ्रॉम गिल्ड्स, इंटरेस्ट सेविंग के कॉलम में जाता है, इसकी भी वर्किंग की है, कितनी, 1250। और प्राइस बॉन्ड्स, NSNI सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इनका हमने लिख दिया 00, ठीक हो गया। और कोई इनकम नहीं थी तो जी. कंप्लीट है। टोटल करना जरा, It's 82255. 822, 2255. और टोटल कितना हुआ, 83505. 83505। 1 लाख से कम है तो हमें ANI निकालने की जरूरत नहीं है। यही मेरी टोटल इनकम, यही मेरी नेट इनकम। पर्सनल अलाउंस 12,570, और टैक्सेबल इनकम इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने 100% पूरा कर दिया है। टैक्सेबल इनकम के साथ कितना आया, 70, कितनी आई, 685. 6। 9685. ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन का नाम था टोनी बाजी। टोनी बाजी, इसकी मार्किंग स्कीम जरूर देखिएगा, ये 11 मार्क्स का आंसर है। यानी ये जो भी हमने निकाला ना टैक्सेबल इनकम, दिस इज फॉर 11 मार्क्स, लेकिन फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं होते, स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं। आप मार्क स्कीम किट के पीछे से जरूर देखिएगा। और ये सी रिक्वायरमेंट थी इसकी, कौन सी रिक्वायरमेंट थी, सी। बी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो फैक्टर बताने थे कि ये एम्प्लॉय क्यों है, 2 मार्क्स उसके थे, 11 एंड 2 13, और 2 मार्क्स का यूके रेजिडेंसी है, जो कि अभी हम नहीं देख रहे हैं, हमने उसको इग्नोर किया हुआ है, ठीक है, हमने उसको अभी डिस्कस नहीं किया है। तो जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे वो भी हो जाएगा। तो टोनी बाजी, आउट ऑफ 15 हमने 13 मार्क्स का ये कंप्लीट किया है, एंड दैट्स इज द सबमिशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है।